नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आवाज़ जा रही है मेरी सबको? जी सर, बढ़िया। ठीक है, हिंदी गुड इवनिंग साहित्य सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी यस सर। सर। हिंदी साहित्य की क्लास है ये। और यूनिट 4 कर रहे हैं हम लोग, वैचारिकी। कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि वैचारिकी का क्या मतलब होता है, और किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम में जब वैचारिकी शामिल किया जाता है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं। कल हम लोगों ने नवजागरण की अवधारणा को पढ़ा और मार्क्सवाद को पढ़ा। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिकी है या दर्शन है, गांधीवाद। और गांधीवाद को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। वॉइस सबको क्लियर जा रही है? सब लोग तैयार हैं क्लास के लिए? यस सर। ठीक है। यस सर। गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, व्यक्ति के अलावा आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े शख्सियत हैं। इतने बड़े शख्सियत हैं कि भारत जैसे देश के राष्ट्रपिता के रूप में इनको दर्जा दिया गया है, राष्ट्रपिता कहा गया है। महात्मा का दर्जा दिया गया है। महात्मा का मतलब महान आत्मा, जिसने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे समाज के साथ साथ व्यक्ति का भी उद्धार हुआ है, भला हुआ है। और न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए उनकी जो विचारधारा रही है, गतिविधियां रही हैं, वो लाभकारी रही हैं। ठीक है। दर्शन का मतलब क्या होता है कि जीवन और जगत के प्रति गांधी जी ने क्या विचार दिए हैं। ठीक है, क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं नीचे गांधी जी का एक छोटा सा फोटो बना हुआ है। लक्ष्मीबाई हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। और गांधी चूंकि राष्ट्रपिता हैं और उनके बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, इसलिए आज का व्हाइट बोर्ड आपको तिरंगे के रूप में दिख रहा होगा। तो आप सभी लोग आज देशभक्ति वाले मूड में आ जाइए और गांधी जी को अच्छे से समझिए। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बीच में क्लास ना छोड़े, पूरी क्लास कंप्लीट करें, कॉपी पेन लेकर के पॉइंट्स को नोट करें। और चाहे आपका हिंदी साहित्य विषय हो या ना हो, आपको नेट जेआरएफ की परीक्षा देनी हो या ना देनी हो, एक नागरिक के रूप में, एक शोधार्थी या जो टीचर अब बनने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई करके, उस रूप में गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी के क्या विचार थे, गांधी जी क्या सोचते थे, उसके बारे में आप सभी को पता होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक परीक्षा के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाएंगे नेट जेआरएफ की वो मैं बताऊंगा ही आपको। उसके साथ ही गांधी जी को आप लोग संपूर्णता में समझ पाएंगे कि गांधी और गांधीवादी दर्शन कहने का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो जो गांधी जी का दर्शन है, ये कई सारी विचारधाराओं को मिला करके बना हुआ है। कई विचारधाराएं हैं इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इसमें अनेक विचारधाराएं हैं, कई सारी आइडियोलॉजीज हैं। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो किसी एक विचारधारा में बंधने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने दुनिया के और भारत के भी कई सारे जो थिंकर्स थे, कई सारे जो प्रभावशाली व्यक्तित्व थे, उन सब के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया। और उन विचारधाराओं में या दर्शन में जो उनको अच्छा लगा, उसको उन्होंने आत्मसात किया। और न सिर्फ उस पे अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारा भी। तो विचारधारा प्लस दर्शन, तो कई सारे दर्शन, कई सारे विचारधाराओं को मिला करके गांधीवाद बनता है, गांधीवादी दर्शन बनता है। ठीक है। तो अगर ये परीक्षा में एक लाइन में आया, वन लाइन में पूछा जाए कि गांधीवादी दर्शन कई सारी विचारधाराओं को मिलकर बना है, तो ये ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब जब कई सारी विचारधाराओं से मिल करके गांधीवादी दर्शन बना है, तो हम कह सकते हैं कि गांधीवाद पे बहुत सारे विचारधाराओं का प्रभाव है। किसका किसका मुख्य रूप से प्रभाव है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इससे गांधीवाद को अच्छे से समझने में आपको मदद मिलेगी। गांधी जी पे सर्वाधिक प्रभाव जो है उपनिषद दर्शन और गीता का है। तो सर्वाधिक प्रभाव में पहला पॉइंट आप लोग लिखिए कि उपनिषद दर्शन। उपनिषद दर्शन और जो भगवत गीता है, उसका प्रभाव गांधी जी पे सबसे ज्यादा है। उपनिषद दर्शन में कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम,
ईशावास्यमिदं सर्वम का मतलब कि कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, ईशावास्यमिदं सर्वम। ये उपनिषद का जो मुख्य बात है, जो गूढ़ बात है, जिसका अर्थ ये था कि कण कण में ईश्वर का वास है। ये सुना ही होगा आप लोगों ने, कण कण सर। में ईश्वर का वास है, या ईश्वर की उपस्थिति है, या ईश्वर निवास करता है। तो गांधी जी से उपनिषद दर्शन का जो ये वाक्य था, जो गूढ़ वाक्य था, इससे प्रभावित थे और इसको मानते थे। गीता में एक अवधारणा थी, स्वधर्म की अवधारणा। स्वधर्म की अवधारणा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके इनके किन किन विचारों पे असर है। स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा। आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लास के लास्ट तक आप लोग ठीक ठाक स्थिति में रहेंगे, गांधीवादी दर्शन को समझने की स्थिति में रहेंगे। ना सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि विश्लेषण करने की स्थिति में रहेंगे, और परीक्षा में जो वन लाइनर या दो लाइनर सवाल आएगा तो आपके लिए वो बहुत आसान सी बात होगी। ठीक है। स्वधर्म का मतलब क्या होता है, ये गांधी जी का, अभी हम जब धर्म की अ, धर्म को लेकर गांधी जी के क्या विचार थे, उस पर जब आप पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी के लिए इतना जानिए कि उपनिषद दर्शन से ईशावास्यमिदं सर्वम की ईश्वर जो है सर्वव्याप्त है, सर्व जगह विद्यमान है, कण कण में वास करता है। और गीता से जो उन्होंने विचार लिया था वो था स्वधर्म का विचार या स्वधर्म की अवधारणा। तो इन दोनों ही ग्रंथों का गांधी जी के जो दर्शन बना है, जो विचार बना है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद गांधी जी की विचारधारा पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है वो है जैन धर्म का। जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। जैन धर्म में पंच व्रतों की बात की गई है। पांच व्रत, पंच व्रतों की बात की गई है, और इन पंच व्रतों का गांधी जी के ऊपर बहुत गहरा असर है, बहुत गहरा प्रभाव है। अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे। क्या क्या पांच सर व्रत थे वो। हाँ बताइए। सर मिथिलेश ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, मैसेज कर रहा है ग्रुप में। तो आप लोग हेल्प कीजिए, उनकी क्लास को चलने दीजिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, क्लास जब समय हो तो समय पे आइए। आप लोग लेट से आएंगे तो फिर मैं क्लास लूंगा, ऐड करता रहूंगा आप लोगों को ना। तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। आइडियोलॉजी की क्लास है, विचारधारा की क्लास है, थोड़ी गंभीरता से लीजिए क्लास को आप लोग। परीक्षा पास है। नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों में जो सबसे बड़ी कमी है वो है गंभीरता का अभाव। और ये सारे विद्यार्थियों के साथ है। परीक्षा का लेवल तो बढ़ाते जा रहा है एनटीए। पेपर वन का स्तर इतना बढ़िया हो गया, पेपर टू का लेवल बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन विद्यार्थी जो हैं वो अपनी यथा स्थितिवादी से ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। 8:30 जब भी क्लास का समय बताया जाए तो क्लास पे आइए आप लोग। ठीक है। 10 मिनट लेट मैं क्लास ऐड करता हूँ, उसके बाद भी आप लोग आते रहते हैं। विचारों को कंटिन्यूटी में नहीं समझ पाएंगे, इससे आप लोगों को नुकसान होगा। ठीक है। तो जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन से थे। पहला तो व्रत यही था, अहिंसा। दूसरा था उसमें सत्य। तीसरा अस्तेय। चौथा अपरिग्रह। और पांचवा ब्रह्मचर्य। ठीक है। अहिंसा का मतलब क्या होता है, हिंसा नहीं करना। सामान्य रूप से डिटेल में भी बताऊंगा आगे। सत्य का मतलब सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना। अस्तेय का मतलब, अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना, चोरी न करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है एकत्रित नहीं करना,
एकत्रित करने का मतलब कि बहुत ज्यादा संपत्ति का, धन का एकत्रण नहीं करना, एकत्रित नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को वश में करना, नियंत्रण में करना। ठीक है, तो मन, कर्म और वचन से इंद्रियों को नियंत्रित करना। इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना, ये होता है ब्रह्मचर्य का मतलब। तो गांधी जी के ऊपर जैन धर्म का ये प्रभाव था। परीक्षा में कभी कभी ये पूछ लेता है कि गांधी जी ब्रह्मचर्य पर बल देते थे, ये वो किस धर्म से प्रभावित थे। नीचे ऑप्शन में आ जाएगा जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी अगर करने की स्थिति में रहेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी के ऊपर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था, और योग दर्शन का भी गांधी जी के ऊपर बहुत प्रभाव था। योग दर्शन किसने प्रतिपादित किया था, अभी कल क्लास में बताया था आपने, पतंजलि। पतंजलि ने। ठीक है। पाश्चात्य दर्शन का भी गांधी जी के ऊपर प्रभाव था। मैंने आपको भी बताया कि गांधी जी के ऊपर बहुत सारे विचारकों और दर्शन का प्रभाव था, क्योंकि गांधी जी ने जो जी अच्छी सर, चीजें थी, तोल्स्टॉय। सबसे उन्होंने चीजों को उन्होंने ग्रहण किया था जो अच्छी चीजें थी, और ये होना भी चाहिए। जहां भी अच्छी चीजें मिले, जहां भी ज्ञान मिले, वहां से लेने में क्या दिक्कत है। तो पाश्चात्य दर्शन में ईसा मसीह ने जो करुणा की अवधारणा दिया था, उसका गांधी जी के ऊपर बहुत गहरा असर था। और इसी करुणा की धारणा से भर करके गांधी जी ने कहा था कि अगर आपके कोई एक गाल पे एक थप्पड़ मारता है, तो आप दूसरा गाल उसके आगे कर दीजिए। ठीक है, तो करुणा, दूसरा करुणा का मतलब क्या होता है, मानवेतर प्राणियों के प्रति जो गांधी जी का लगाव था, वो भी करुणा में आता है। तो करुणा एक बहुत ऐसा शब्द है जो इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा की जा सकती है। ठीक है, तो मोटे तौर पे गांधी जी के जो दर्शन है, गांधीवादी जो दर्शन है, तो उस पे इन्हीं चार पांच चीजों का प्रभाव था। अब हम लोग आगे की क्लास में गांधी जी के एक एक दर्शन को पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को उस पर डिस्कशन करेंगे, ताकि आप लोग गांधीवाद को अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था अभी, अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है, और गांधी जी जब अहिंसा कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। क्या जैन धर्म में जो अहिंसा की बात की गई है, ठीक गांधी जी ने वही अहिंसा अपना ली थी, या उसमें कुछ परिवर्तन भी किए थे। जब व्यक्ति किसी विचारों को अपनाता है, किसी दर्शन को, किसी थिंकर्स को पढ़ता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हूबहू उसको उसी रूप में अपना ले, बल्कि उसमें उसका अपना भी इनपुट आता है, जिससे वो उस विचार अपने तरीके से वो प्रस्तुत करता है। तो गांधी जी के विचारों को पढ़ते हुए प्रभाव जरूर था, लेकिन उसमें गांधी जी ने कुछ अपना इनपुट भी दिया हुआ है, जिसको हम समझेंगे। साथ के साथ इस क्लास में हम लोग मार्क्स क्या सोचते थे, अंबेडकर क्या सोचते थे उन्हीं मुद्दों पे, प्रेमचंद क्या सोचते थे, साहित्य की क्लास है तो साहित्य से जोड़ते हुए समझेंगे। क्योंकि परीक्षा में तुलनात्मक रूप से पूछता है कि प्रेमचंद और अंबेडकर और गांधी जी के विचार, अंबेडकर और मार्क्स के विचार। तो पॉइंट वाइज बाकी थिंकर्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग नोट्स में उसको नीचे स्टार लगा के लिखिएगा। ठीक है, अहिंसा का क्या मतलब होता है, और गांधी जी ने अहिंसा को लेकर के क्या विचार दिए हैं, ये समझना है। अहिंसा मैंने आपको बताया कि उपनिषद दर्शन के ईसावस्यमिदं सर्वम से लिया गया है, विचार से प्रभावित है, जिसका मतलब है कि कण कण में ईश्वर का वास है। तो जब कण कण में ईश्वर का वास है, तो क्या आप ईश्वर को चोट पहुंचाना चाहेंगे? नहीं पहुंचाना चाहेंगे। ठीक है, तो अहिंसा की भावना जो है, मतलब हिंसा नहीं करना, चोट नहीं पहुंचाना। और ये जो हिंसा की भावना है, ये आपके मनसा वाचा कर्मणा के स्तर पर होना होना चाहिए। मतलब ना तो मन से, ना तो वचन से बोल करके, और ना ही कर्म के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा किसी को हिंसा पहुंचाना। ठीक है,
तो मनसा वाचा कर्मणा से किसी को हिंसा नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। ठीक है, अगर कोई पूछे अहिंसा क्या है, तो अहिंसा 3 स्तर पे, मन के स्तर पे सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं और करना भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करना है, अभी आपको बताया। क्योंकि इनका मानना यह है कि कण-कण में ईश्वर का वास है, और वही ईश्वर जो है अलग-अलग तरीके से कहाँ-कहाँ आता है, मनुष्यों में, विभिन्न मनुष्यों में उसी का वास है। ठीक है, जो मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणी हैं, वहां भी उसी ईश्वर का वास है। तो अन्य प्राणियों में भी उसी ईश्वर का वास है। इसके साथ ही पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास है। तो एक अहिंसक व्यक्ति क्या पेड़ पौधे उखाड़ना चाहेगा या नहीं चाहेगा? नहीं सर। नहीं नहीं चाहेगा, चाहेगा सर। पेड़ पौधों में भी होगा। ठीक है, और इसके अलावा अन्य भौतिक वस्तुओं में भी, जितने भी प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं वहां भी लगभग यही बात रहेगी। ठीक है, तो अन्य भौतिक वस्तुओं में भी। ठीक है, अब अहिंसा का भाव क्या होता है ये आपने समझ लिया, लेकिन साहित्य में या बाकी बोलचाल की भाषा में जो अहिंसा का उपयोग किया जाता है, इसके 2 अर्थ निकलते हैं, जिसको हम एक कह सकते हैं कि इसका नकारात्मक अर्थ, और एक दूसरा होता है सकारात्मक अर्थ। नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अर्थ क्या होता है अहिंसा का, कि किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, मन, कर्म और वचन से किसी भी प्राणी को कष्ट न देना। तो किसी को भी कष्ट, हिंसा, चोट ना पहुंचाना। ठीक है, और सकारात्मक का मतलब क्या होता है, सकारात्मक का मतलब होता है कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सेवा भाव रखना। ठीक है, तो सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखना, सेवा भाव रखना। ठीक है, दया का भाव रखना। अगर कोई व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति सेवा भाव रखता है तो क्या वो अहिंसक है कि नहीं है? है सर। अहिंसक है, क्योंकि है जब सर। सेवा भाव रखेगा तो उसको चोट नहीं पहुंचाएगा, उसकी मदद ही करेगा वो। ठीक है, अब गांधी जी ने अहिंसा को लेकर के ये सारी बातें कही हैं। कभी कभी परीक्षा में कॉन्ट्रेडिक्टरी सवाल पूछता है, अंतर विरोध वाले सवाल पूछता है, और दरअसल वो ये जानना चाहता है कि आपने अहिंसा के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा है कि नहीं समझा है। अभी एनटीए का जो पैटर्न है यूजीसी नेट जेआरएफ का, बहुत अच्छा पैटर्न है वो, और उसमें सिर्फ इस बात की जांच नहीं की जा रही है कि स्टूडेंट ने कितना रट्टा लगाया है, बल्कि इस बात की जांच की जा रही है कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट को, अवधारणाओं को कितने बढ़िया से समझा हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका जवाब वही दे सकता है जिसने रटा नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, जो आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें कोई भी जो कथन होगा, जो असर्शन होगा, और जो उसके पीछे का रीजन है, असर्शन और रीजन वाले सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हुआ। रट के जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, यही कारण है कि आपको गांधीवाद या बाकी जो आइडियोलॉजी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें डिटेल में बताई जा रही हैं। अब गांधी जी ने जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया है उसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद ये हैं कि गांधी जी का ये मानना था कि अगर समाज हित की बात हो तो अहिंसा किया जा सकता है, समाज हित की बात हो तो हिंसा किया जा सकता है, हिंसा करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, व्यापक समाज हित होना चाहिए। ठीक है, समाज का उसमें व्यापक हित निहित होना चाहिए। अगर परीक्षा में एक्सट्रीम सेंटेंस पूछता है कि गांधी जी सदैव अहिंसा के समर्थन करते हैं, या गांधी जी हर परिस्थितियों में अहिंसा का समर्थन करते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गांधी जी अहिंसा का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में वो हिंसा का भी समर्थन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी की हिंसा के पीछे व्यापक समाज हित हो तो उनको हिंसा करने में कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे हिंसक पशुओं को मारना। अभी कुछ दिन पहले न्यूज न्यूज में था कि कई सारे जानवर हैं जो हिंसा फैला रहे हैं, ठीक है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हिंसक पशुओं को मारना। ऐसे कीटनाशकों, ऐसे रोगाणु, ऐसे कीट जो फसलों को नुकसान करते हैं, तो उनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो रोग फैलाते हैं, रोगाणुओं को मारना, उनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पहले न्यूज में था, आप लोगों ने सुना होगा, यूथेनेसिया बोलते हैं कि मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दर्द में है और वो मरना चाहता है, तो उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं यूथेनेसिया। यूथेनेसिया। तो अगर कोई असहनीय दर्द से गुजर रहा है और उसके लिए ये वाली स्थिति है कि अगर ये मर जाए तो ही अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर मारना पड़े तो ये समाज हित में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गांधी जी इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। यूथेनेसिया मतलब असहनीय दर्द से गुजरना। गांधी जी कहते हैं कि अगर हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो, तो वहां पे हिंसा का चयन करना चाहिए, कायरता का चयन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 स्थितियां हैं, ये 3 से 4 स्थितियां हैं जहां पे गांधी जी हिंसा का भी समर्थन करते हैं, ठीक है। अगर हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो, तो गांधी जी कहते हैं हाँ, हिंसा का चयन करना चाहिए धूमधाम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अहिंसा को लेकर के गांधी जी क्या सोचते थे, क्या ये आप लोग ठीक से समझ पाए? जी सर। ठीक है। जी सर। इसके बाद आपको बताया गांधी जी का जो मूल विचार था, दूसरा वाला विचार था, वो था सत्य। सत्य को लेकर के, जो कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह के रूप में जाना गया, सत्य के प्रति आग्रह होना, ठीक है। सत्य को लेकर के गांधी जी का क्या मानना था? गांधी जी ईश्वर में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे, और उनका मानना यह था कि अगर आप ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए नैतिक जीवन जीते हैं, तो आप सत्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, ठीक है। ईश्वर के प्रति अगर आप निष्ठा रखते हुए नैतिक जीवन जीना ही, नैतिक जीवन जीना ही क्या है? सत्य है। सत्य का आचरण करना है। तो गांधी जी सत्य को इस तरह से परिभाषित करते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी इसी नाम से लिखा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। जिसपे उन्होंने मन, कर्म और वचन से छल नहीं करना है, आपको छल से दूर रहना है। मनसा कर्मणा वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, ये पेट वर्ड है, ये 3 वर्ड आप लोग याद कर लीजिए, गांधी जी की हर चीज में आएगा ये। तो मन से, वचन से और कर्म से किसी के साथ छल नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप मुंह पे तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और मन में क्या है? गला काटने का भाव है। मन में राम बगल में छुई और कब पाई त काटी मूड़ी, जो कहावत है। तो गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोलना है, बल्कि आपके मन के स्तर पे भी, बोलने के स्तर पे भी और कर्म के स्तर पे भी किसी के साथ छल नहीं करना है आपको। अगर आप छल नहीं जी करते हैं, सर। तो आप सत्य का आचरण करते हैं, ठीक है, सत्य बोलते हैं। इसमें जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो सबसे बेहतर रूप में दिखाई देता है, वो है सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति क्या होना? आग्रह होना। सत्य के प्रति आग्रह होना। और ये जो आग्रह होता है, ये करना मजाक काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है, ठीक है। इसके लिए गांधी जी ने कहा है कि इसके लिए सबसे पहली शर्त वही है कि आपको अहिंसक होना पड़ेगा और मजबूती से टिके रहना पड़ेगा। जो आपने निर्णय ले लिया है, उसमें मजबूती से टिकना है, भागना नहीं है। चाहे उसके लिए लाख लाठी बरसे, डंडा बरसे, जेल जाना पड़े, लेकिन एक बार निर्णय ले लिया है तो उस पे मजबूती से टिके रहना है, ठीक है। सत्याग्रह जो था, ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का मूल मंत्र था। भारत में जो स्वाधीनता मिली, उसमें सत्याग्रह की बहुत बड़ी भूमिका थी। सत्य के आग्रह के आगे ही अंग्रेज विवश हो जाते थे।
सत्याग्रह के दम पर ही गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। और चूंकि ये हिंसा करते ही नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों को हिंसा जो करते थे वो बहुत खुले रूप में नहीं कर पाते थे, बहुत खुले स्तर पे नहीं कर पाते थे। और अगर खुले स्तर पे करते थे तो मीडिया में आ जाता था, पूरे विश्व में भद्द पिटती थी कि देखो अंग्रेज क्या कर रहे हैं निहत्थे भारतवासियों के साथ। ठीक है। तो इस तरह के कई सारी स्थितियों से गांधी जी ने आम जनता के मन में अंग्रेजों का जो मूल व्यक्तित्व है वो उजागर कर दिया सत्याग्रह के द्वारा। और सबको ये बता दिया कि ये अंग्रेज, आप जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये भला करने आए हैं, ये भला करने नहीं आए हैं, ये हमारा शोषण करने आए हैं। ये परजीवी की तरह है, अगर ये भारत में रहेंगे तो भारत का सारा धन विदेश चला जाएगा, ब्रिटेन चला जाएगा। ठीक है। तो भारतीय आंदोलन का मूल मंत्र है, भारतीय आंदोलन का क्या था, ये मूल मंत्र था सत्याग्रह। ठीक है। तीसरा मैंने बताया कि गांधी जी जैन धर्म के जो पंचव्रतों में से तीसरा व्रत है वो है अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी न करना। अब गांधी जी ने इसको कैसे सर अपनाया? हाँ। सर सत्य में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सत्य में कहाँ पे? सर अभी जो दूसरा बताया ना, हम्म। उसमें उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं? ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हैं। ईश्वर के प्रति निष्ठा रखना। क्लियर है? किसका सवाल है ये? जी नाम, सर। नाम बताइए क्या, किसका सवाल था? सर अंबिका। अंबिका। कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए वहीं पे, या लिख लीजिए लास्ट के लिए कि पेज नंबर इतने पे है। ठीक है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। ठीक है। ये किसका कॉन्सेप्ट था? किसकी किसकी विचारधारा थी? जैन धर्म में दी गई थी ये कॉन्सेप्ट, ये विचारधारा। ठीक है। गांधी जी ने हूबहू नहीं एक्सेप्ट किया है। गांधी जी, अस्तेय के मामले में गांधी जी का मामला है कि किसी भी ऐसी वस्तु से वंचित न करना जिस पे उसका अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को आप उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, उसके ऐसे वस्तु से वंचित कर रहे हैं जो उस पे उसका अधिकार है, तो वो अस्तेय की श्रेणी में आता है। ठीक है। और इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे है? सत्य और अहिंसा से है। अगर आप सत्य और अहिंसा का पालन कर रहे हैं तो अस्तेय का पालन अपने आप हो जाता है। इस वाले विचार में, अस्तेय वाले विचार में आपको इतना ही समझना है कि ऐसी वस्तु किसी भी ऐसी वस्तु से वंचित करना जिस पे उसका अधिकार है, वस्तु से वंचित करना जिस पे उसका अधिकार है, ये किसकी श्रेणी में आएगा? ये अस्तेय की श्रेणी में आएगा। का अधिकार है। ठीक है। तो अस्तेय में बस आपको इतना ही समझना है कि जैन धर्म में चोरी नहीं करने के लिए बोला गया था। गांधी जी का इसको और व्यापक अर्थ में लेते हैं, किसी भी ऐसी वस्तु से किसी को वंचित कर देना जिस पे उसका अधिकार है। ठीक है। तो ये एक तरह से अस्तेय है। और अगर सत्य और अहिंसा के मार्ग पे आप चलते हैं तो अस्तेय का मार्ग स्वतः ही पालन पालन हो जाएगा। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही पालन हो जाएगा। ठीक है। चौथा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब संचय न करना। एकत्रित। ठीक है। एकत्रित न करना। इस वाले को आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया था वो यहीं से आ गया था। अपरिग्रह का मतलब संचय न करना, एकत्रित न करना। ठीक है। कल आप लोगों को बताया था कि सुरक्षा की जरूरत कब पड़ती है? जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा संचय कर लेता है। उसको चिंता कब होती है? जब जरूरत से ज्यादा संचय कर लेता है। अगर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा संचय ना करे तो अपने आप ही मन उसका शांत रहेगा। उसको लगता है कि मैंने लोगों का हक मार करके जो इकट्ठा किया है वो कभी भी आके ले सकता है कोई। तो उसके लिए वो सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, सिक्योरिटी लगाएगा, सोएगा नहीं रात रात भर, ब्लड प्रेशर की दवा खाएगा। तो सुखमय जीवन जीने के लिए दार्शनिकों ने बोला है कि उतना ही संचय कीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए।
मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये वाला मैं हिसाब भी है। भूखा ना रहूं साधु भूखा। ठीक है, तो संचय ना करना, इतना रहे कि आदमी की मूलभूत जरूरतें पूरी हो जाए, कोई दरवाजे पे आए तो वो भी भूखा ना जाए, वो भी खा ले। ठीक है। गांधी जी ने अपरिग्रह को इस रूप में समझा है, इस रूप में वो बताते हैं कि बिना श्रम के किसी चीज पर हक न जमाना। बिना श्रम के, जो आप श्रम करते हैं उसी पे आपका अधिकार है, तो बिना श्रम के किसी भी चीज पर हक न जमाना। आपका उसी चीज पे हक है जिस पे आप श्रम करते हैं। ठीक है। बिना श्रम के अगर कोई चीज आपके लिए मिला है तो वो हराम है, बेकार है आपके लिए। ठीक है। और दूसरा इसका क्या मतलब समझते हो? दूसरा इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो गई हैं तो बाकी जो आपके पास बचा है उसको समाज के हित में लगाना है। तो मूलभूत जरूरतों के अलावा जो चीजें आपके पास हैं, ठीक है, जो कुछ भी है उसका प्रयोग समाज हित में करना है आपको, उसे समाज हित में। तो गांधी जी के अपग्रह का मतलब क्या था कि बिना श्रम के किसी भी चीज पे हक नहीं जताना है आपको, और मूलभूत जरूरतों के अलावा जो कुछ भी है उसे समाज हित में लगा देना है, समाज का भला करना है। यहीं से गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, ट्रस्टी ट्रस्टीशिप का जो उनका सिद्धांत था वो यहीं से आया था। ट्रस्ट बना देना, जरूरतों से ज्यादा जो चीजें हो रही हैं उसको ट्रस्ट बनाना, जिसपे किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का अधिकार होगा। ठीक है। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत गांधी जी ने दिया था वो इसलिए था कि जो पूंजीपतियों के पास ज्यादा धन संचय हो गया है, ज्यादा जमीन संचय हो गया है, उनको छीनने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? पूंजीपतियों से धन छीनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बल्कि प्रेम से मांग लेना। हाँ, हृदय मांग परिवर्तन लेना। करा के, हृदय परिवर्तन करवा के जरूरतमंदों में दे देना है। तो पूंजीपतियों का क्या करेंगे? हृदय परिवर्तन करवाएंगे और जरूरतमंदों को दे देंगे। ठीक है। तो हृदय परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट था ये गांधी जी का था। और ये जो हृदय परिवर्तन आया ये ट्रस्टीशिप करवाते थे उनसे। प्रेमचंद का अगर प्रेमाश्रम उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा हो, प्रेमचंद के जो शुरुआती उपन्यास हैं, अपने शुरुआती जीवन में प्रेमचंद गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और गांधी जी जो जो कहते थे वो प्रेमचंद के उपन्यास में आपको दिखेगा, इतने ज्यादा प्रभावित थे। बाद में वो सर एक अम्बेडकर से टोकरी मिट्टी ये कहानी। बाद में वो अम्बेडकर से प्रभावित हुए, फिर अम्बेडकर की चीजें दिखने लगी। तो गांधी जी का जो प्रेमाश्रम है वो शुरुआती उपन्यासों में उन्होंने जमींदारों का हृदय परिवर्तन होते हुए दिखाया है। ठीक है, कि जमींदार जो है हृदय परिवर्तित हो गया और अंत में अपनी वो ट्रस्टीशिप बना देता है या किसानों को दे देता है। तो ये जो दिखा रहा है प्रेमचंद वो गांधी जी का ही प्रभाव था, हृदय परिवर्तन दिखाना। मार्क्स, इस वाले पॉइंट पे कार्ल मार्क्स और गांधी जी में जबरदस्त विरोध था। कल आप लोगों को मार्क्स पढ़ाया था मैंने, मार्क्सवाद, और बताया था कि मार्क्स का क्या कहना था। मार्क्स का कहना था कि व्यक्ति के विचारों में जब तक उसके भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन न किया जाए तब तक उसके विचार नहीं बदलते हैं। और गांधी जी का कहना यह था कि अगर व्यक्ति के विचारों को बदल लिया जाए तो उसको परिस्थितियों भी बदल जाती है। ठीक है। अभी हृदय परिवर्तन वाला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में लिखूंगा। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि इस वाले पॉइंट पे, हृदय परिवर्तन वाले पॉइंट पे गांधी जी और मार्क्स में गहरा अंतर था। तो मार्क्स से क्या थे? सहमत नहीं थे गांधी जी के इस पॉइंट से। सर ठीक है। सर धूमिल ने भी तो कहा ना कि जो जुड़ा है हृदय पूंजी से बदल नहीं सकता हम्म। और ये समाज चल नहीं सकता। हम्म। ठीक है। गांधी जी ने पांचवा क्या बोला, बताया था? पांचवा अगर विचार उनका देखें जो जैन धर्म से प्रभावित है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। पिक्चर। ब्रह्मचर्य का मतलब वही मनसा वाचा कर्मणा के स्तर पे आपको क्या करना है? अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है। ठीक है। तो इंद्रियों पर पूर्ण संयम, इंद्रियों पे पूर्ण संयम करना ही ब्रह्मचर्य है। और गांधी जी कहते हैं कि ये मजाक काम नहीं है, इसके लिए कठोर अभ्यास करना पड़ता है। और वो कठोर अभ्यास में क्या क्या चीजें आती हैं? कठोर अभ्यास में आपकी चीजें आती हैं कि आपको पवित्र विचारों पे चिंतन करना है। ठीक है। पवित्र विचारों पर
चिंतन करना है आपको, ईश्वर की उपासना करनी है, स्वाध्याय पर बल देना है, तामसिक भोजन से और कामोत्तेजक जो दृश्य होते हैं उनसे बच करके रहना। तो मूल रूप से उन्होंने ये 4 चीजें बताई थी। ब्रह्मचर्य का मतलब अगर पूछे तो इतना ही रखना है कि इंद्रियों पर पूर्ण संयम करना है और ऐसी चीजों से परहेज करना है जिससे आपकी इंद्रियां नियंत्रित होने से नियंत्रित ना हो या नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो ये गांधी जी के ब्रह्मचर्य को लेकर के विचार थे। गांधी जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट विचार था, जिसपे कई बार सवाल भी आ चुका है और कल भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा किया था, कि साधन और साध्य के संबंधों को लेकर के, साधन और साध्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, इसको लेकर के गांधी जी के जो विचार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछता है। साधन और साध्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, ये गांधी जी नहीं बल्कि कई सारे दार्शनिकों और विचारकों में लेकर के इसको मतभेद रहा है। अगर नैतिक दृष्टि से देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या साधन का साध्य से कोई संबंध है, साधन साध्य पे निर्भर है या उससे प्रभावित होता है। तो इसी लिहाज से दार्शनिकों ने चिंतन किया है और गांधी जी ने जो अपना विचार दिया है तो उनका मानना यह है कि जो आपके साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो, वो साधन को पवित्र नहीं कर सकता। तो साध्य अगर आपका बहुत पवित्र हो, साध्य का मतलब क्या हुआ, लक्ष्य, जो आप गोल पाना चाहते हैं, जो आप लक्ष्य पाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपने बहुत पवित्र लक्ष्य लिया है कि समाज का भला करना है, लेकिन समाज का भला कैसे करना है, उसके लिए टूल्स क्या होंगे, आपकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे गो थ्रू करेंगे आप, उसके लिए साधन क्या होंगे। तो साधन कितना भी पवित्र हो, साध्य कितना भी पवित्र हो, साथ ही साथ साधन को भी पवित्र होना पड़ता है। अगर आपका साध्य बहुत ज्यादा पवित्र है लेकिन साधन अच्छा नहीं है तो ये ठीक बात नहीं है। इससे आप जो सोच के काम कर रहे हैं वो उसके दूरगामी परिणाम नहीं आएंगे। ठीक है, तो साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो, वो साधन को पवित्र नहीं बना सकता। गांधी जी की किताब है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं। ठीक है, अगर आप करेले का बीज लगाएंगे तो उससे आम निकलेगा या करेला ही निकलेगा? करेला निकलेगा सर। करेला निकलेगा। तो जो हम बोते हैं वही काटते हैं। ठीक है, तो जैसे कर्म आप करेंगे वही आपके फल मिलेंगे। जैसे आप साधन का उपयोग करेंगे वैसे ही आपके साध्य भी बनेंगे। ठीक है, तो साधन साध्य वाले में यही पूछ लेता है कि साधन साध्य में क्या संबंध होता है, साधन अगर पवित्र है तो साध्य पवित्र होगा कि नहीं होगा, साध्य अगर पवित्र है तो साधन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो, वह साधन को पवित्र नहीं बना सकता। साधन को पवित्र नहीं बना सकता। ठीक है, लक्ष्य आपका कितना बहुत बढ़िया लक्ष्य है, समाजवाद लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन साधन क्या लिया आपने, हिंसक क्रांति लिया। ठीक है, इसी समय में गांधी जी के समय में आप लोगों को पता है कि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, 1917 रशियन रेवोल्यूशन, और ये हिंसक क्रांति हुई थी और इस क्रांति का उद्देश्य था रूस में समाजवाद लेकर के आना। समाजवाद, जहां सभी लोग समान हो, सभी लोग बराबर हो, जहां संसाधनों का सही से बंटवारा हो, कल्याणकारी राज्य की भूमिका हो। गांधी जी समाजवाद के लक्ष्य से बहुत अच्छा मानते थे। उनको लगता था कि समाजवाद होना चाहिए और भारत में भी आजादी के बाद समाजवाद लेकर के आया गया, संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन जो रूस की क्रांति हुई थी, जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो खूनी क्रांति हुई थी, गांधी जी का उससे
संबंध नहीं था। गांधी जी मानते थे कि ये रूसी क्रांति का जो तरीका है, ये जो खूनी क्रांति किया गया है, इससे हम समाजवाद का जो लक्ष्य लेकर के आना चाहते हैं वो प्रभावित होगा। अगर हम हिंसा कर करके किसी समाज का निर्माण करते हैं तो उसमें शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? जो काम हिंसा के द्वारा अर्जित किया गया है उससे शांति की स्थापना करना बेकार की बात है, बेमानी बात है। ठीक है, तो गांधी जी स्वाधीनता आंदोलन में इसी चीज को अप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि हम जिस भारत का स्वप्न देख रहे हैं, जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वो समाज अहिंसक होगा, वो करुणा पे आधारित होगा, उसमें मानवेतर प्राणियों को भी उतना ही स्थान दिया जाएगा और उसका जो रास्ता है वो हिंसा के रास्ते से होकर के नहीं जाता है, अहिंसा के रास्ते से होकर के जाता है। ठीक है, और इसी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश जैसी हुकूमत को करारी शिकस्त दिया और उन लोगों ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा और वन मैन आर्मी का संज्ञा दिया कि ये जब खड़े हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी सत्ता हिल जाती है। तो गांधी जी ने इसी अहिंसा के बल पे अंग्रेजों की जो चूली हिला दी, ब्रिटिश शासन की चूली हिला दी, फाइनली उन्हें छोड़ करके जाना पड़ा। अगर वो हिंसा का रास्ता अपनाते तो अंग्रेजों को दमन करने में बहुत आसानी होती। जैसे 1857 की क्रांति का जो जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों ने दमन किया, उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया था। हालांकि अहिंसा वाले रास्तों पे भी अंग्रेज दमन का सहारा लेते थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन उस तरह के रुख अख्तियार करने के बाद अंग्रेजों की हालत वैश्विक स्तर पे बहुत बुरी हो जाती थी। हर जगह आलोचना झेलनी पड़ती थी और फिर उनकी जो जवाबदेही होती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो करने में दिक्कत हो जाती थी। ठीक है, तो अहिंसा का रास्ता जो होता है वो गांधी जी का सबसे मूल मंत्र था कि अहिंसा के रास्ते पे चलना है और जो भी आप साध्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए साधन आपका पवित्र होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। परीक्षा में अगर आप इस चीज को समझते हैं तो कोई भी सेंटेंस किसी भी तरह से घुमा करके दे देगा तो आप पकड़ लेंगे कि इसमें मूल क्रक्स क्या है। मूल क्रक्स ये है कि गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं और जो भी उनका लक्ष्य है उसको पाने के लिए वो जो साधन होगा वो भी ठीक तरीके से होगा। ठीक है, और होना चाहिए, क्योंकि जो आपका आदर्श है समाजवाद लाना या बेहतर व्यक्ति बनना, बेहतर इंसान बनना, तो वो इसी रास्ते से जाता है, अच्छे रास्ते से होकर दिया जाता है। ठीक है, हृदय हृदय परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, जिस पे भी हम लोग बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझिए आप लोग। हृदय परिवर्तन, मैंने आपको बताया कि मार्क्स ने कहा था कि जब तक भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए, किसी के विचार नहीं बदले जा सकते। ठीक है, किसी के विचार नहीं बदल सकते जब तक कि भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए। तो भौतिक परिस्थितियों का विचारों से सीधा संबंध है। अगर किसी के विचार को बदलना है तो भौतिक परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा और इसीलिए मार्क्स जो है वो क्रांति की बात करते हैं, खूनी क्रांति की बात करते हैं, तख्ता पलट की बात करते हैं कि जब तक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी तब तक उसका विचार नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति जो अपने विशेषाधिकार लेके बैठा हुआ है वो छोड़ना नहीं चाहेगा जब तक कि उसको छोड़ने के लिए मजबूर ना किया जाए। गांधी जी जो हृदय परिवर्तन की बात करते हैं उसके भरोसे हम समाजवाद का, सामाजिक समता का इतना बड़ा जो हमने लक्ष्य ले रखा है, वो हृदय परिवर्तन के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते। ये मार्क्स का कहना था। मार्क्स हृदय परिवर्तन वाली बात पे गांधी जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। ठीक है, गांधी जी का क्या मानना था हृदय परिवर्तन के मुद्दे पे? गांधी जी ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विचार बदले जा सकते हैं बशर्ते कि उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो। तो विचार बदले जाएंगे, कब बदले जाएंगे? जब उसके लिए उपयुक्त, सुटेबल कंडीशन हो, उपयुक्त परिस्थितियां हो। ठीक है, जब उपयुक्त परिस्थितियां दी जाएंगी तो उनके विचार बदल जाते हैं। अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति के विचार बदले जा सकते हैं और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के विचार बदल लिए जाए तो जो भौतिक परिस्थितियों को वो देख रहा है उसका देखने का तरीका बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? तो गांधी जी ये कह रहे बदल हैं कि जाएगा। विचारों को बदलने से परिस्थितियों को देखने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। तो इससे भौतिक पक्ष अपने आप बदल जाएगा क्योंकि उसका देखने का तरीका ही बदल गया। ठीक है, इसी संदर्भ में गांधी जी कहते हैं कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं करना है।
घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। तो व्यक्ति जो है वो अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है उस चीज से घृणा करो, व्यक्ति से घृणा मत करो, ये गांधी जी का कहना है। मार्क्स कह रहे हैं कि जो हम समानता का स्वप्न देख रहे हैं वो आपके हृदय परिवर्तन के भरोसे हम लेके नहीं जा सकते। हृदय परिवर्तन होगा, नहीं होगा, कल हो गया आज नहीं होगा, तो क्या होगा? क्या हम समानता लेकर आ पाएंगे समाज में? नहीं लेकर के आ पाएंगे। तो ये समानता लाने के लिए जो लोगों की भौतिक कंडीशन है उस भौतिक परिस्थितियों को ही बदलना पड़ेगा। अंबेडकर भी इस मामले में मार्क्स से सहमत थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस पे अपनी सहमति दी थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि समाजवाद लाने की जो बात थी, जमींदारों से जो ट्रस्टीशिप वाला कॉन्सेप्ट गांधी जी लेकर के आए थे, जिसमें जमींदारों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो भूमि दान कर देते हैं या ट्रस्ट बना देते हैं, जिसमें जो भूमि पे जोतेगा उसका उसको रेवेन्यू मिलेगा, उस पर खर्चा चलेगा उसका। ठीक है। ऐसे ही जाति व्यवस्था को लेकर के भी गांधी जी का विचार ये था कि अगर सवर्णों की सोच बदल दी जाए, अगर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, तो जाति व्यवस्था जो है इसको अछूत की जो समस्या है उसको कम किया जा सकता है। अगर सवर्ण इसको अपने भाई की तरह मान लें तो जाति व्यवस्था की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। तो जाति व्यवस्था का समाधान गांधी जी किससे देख रहे थे? हृदय परिवर्तन से देख रहे थे। अंबेडकर ने कहा कि हृदय परिवर्तन जब गांधी जी अब खुद ही नहीं कर पाए सबका, गांधी जी ने इतना अनुरोध किया सबसे और सवर्णों ने नहीं माना। जो समाज में वर्ण भेद की समस्या थी उसको गांधी जी ने इतना सबसे अनुरोध किया कि देखिए आप अछूतों को अछूत मत कहिए। उन्होंने हरिजन कहा और हरिजन पत्रिका निकाली। हरि के जन हैं ये, इनको मंदिरों में जाने दो, इनको तालाब का पानी पीने दो, सार्वजनिक स्थलों पे इनको जाने दो। लेकिन सवर्णों ने एक भी बात नहीं सुनी गांधी जी की। तो अंबेडकर ने यही कहा कि जो जाति व्यवस्था हृदय परिवर्तन से बदलना चाहते हैं, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे और आपकी बात नहीं सुनी लोगों ने, तो किसकी और बात सुनकर के हृदय परिवर्तन होगा? इसलिए जाति व्यवस्था भी जो होगा वो हृदय परिवर्तन से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और इस वाले पॉइंट पे गांधी जी से अंबेडकर और मार्क्स दोनों ही समानता रखते थे या असमानता रखते थे? दोनों ही असमानता। असमानता। ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन था गांधी, अंबेडकर और मार्क्स में? यस सर। जी सर। ठीक है। वर्ण व्यवस्था को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के गांधी जी क्या सोचते थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को लेकर के गांधी जी की क्या फिलॉसफी थी, क्या दर्शन थी, क्या चिंतन था? कास्ट सिस्टम को लेकर के गांधी जी का क्या सिस्टम था? गांधी जी वैष्णव हिंदू थे। पारिवारिक संस्कारों का उनके ऊपर बहुत गहरा असर था और उन्होंने पुस्तक लिखी है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, जहां से उनके वर्ण व्यवस्था संबंधी विचारों के बारे में पता चलता है। गांधी जी का मानना यह था कि जो वर्ण व्यवस्था होती है वो प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है। प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम, एक ऐसा नियम जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रकृति का एक अपरिवर्तनीय नियम है। पहली बात गांधी जी के ये सोचते थे, ये मानते थे, जो कि मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है। प्रकृति का ऐसा परिवर्तनीय नियम है जो कि मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है। जाति व्यवस्था किसके द्वारा बनाया गया है? प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। अभी इस पे कुछ डिबेट चल रहा था। जो आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने क्या बोला था कि जाति व्यवस्था किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। फिर अगले दिन उन्होंने सफाई दिया कि ब्राह्मण का मतलब कोई भी हो सकता है, किसी जाति धर्म से नहीं था वो। ठीक है। तो प्रकृति का ये गांधी जी का जो मानना था, देखिए हर चिंतक से या हर महान व्यक्ति से आप सभी क्षेत्रों में वो बहुत प्रोग्रेसिव ही होगा, बहुत प्रगतिशील ही सोचेगा, ऐसी अपेक्षा करना ठीक बात नहीं है। ऐसी अपेक्षा जो है सुधार्थियों के लिए ठीक बात नहीं है। ठीक है। सुधार्थी हमेशा इस बात को समझते हैं कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई पक्ष ऐसा होता है जहां पे उसकी कमियां पता चलती हैं, वो कम प्रोग्रेसिव होता है और इससे उस व्यक्ति की सीमा के बारे में पता चलता है कि उसकी ये लिमिट थी वहीं पे।
ठीक है। जैसे कबीरदास बहुत सारे मुद्दों पे प्रोग्रेसिव थे, लेकिन महिलाओं के मुद्दों पे उतने प्रोग्रेसिव नहीं थे। वैसे गांधी जी के जो विचार हैं वर्ण व्यवस्था के, वो उतने प्रोग्रेसिव नहीं कहे जा सकते। आगे उन्होंने क्या क्या कहा? आगे उन्होंने कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग है। अनिवार्य अंग का मतलब समझते हैं आप लोग, कि अगर ये नहीं रहेगा तो हिंदू धर्म भी नहीं रहेगा। तो हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग क्या है? जाति व्यवस्था। यह श्रम विभाजन प्रणाली है। इसमें समाज में जो श्रम का विभाजन हुआ है, उसके लिए बनाया गया है। तो एक तरीके से ये श्रम विभाजन प्रणाली है। हर व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय का पालन करना चाहिए। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? पैतृक व्यवसाय यस का सर। पालन करना, कि जी सर। अगर एक स्टूडेंट का पिता अगर चौकीदार है, तो उसको भी चौकीदार ही बनना चाहिए। उसको वैज्ञानिक बनने का, उसको डॉक्टर बनने का या कुछ और बनने का कोई अधिकार नहीं है। ये है। हालांकि इसकी व्याख्या और भी की जाती है। पैतृक व्यवसाय को पालन करने के अगर सकारात्मक अर्थों में देखें, तो जो भारत में जो परंपरा रही है, कलाओं की परंपरा, उस लिहाज से ये ठीक है। और जो कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो गांधी जी का मानना ये था कि एक साहूकार है और वो सारा काम कर रहा है, तो उसका बेटा बचपन से वो देख रहा है। तो इस मामले में वो बहुत सारी चीजें ऐसे ही सीख लेता है। जैसे एक डॉक्टर का बेटा है, वो अपने पिताजी को बचपन से डॉक्टर का दवाइयाँ देते हुए, इंजेक्शन देते हुए देखता है, और साथ साथ में सीखता रहता है। तो अगर वो पैतृक व्यवसाय को अपनाएगा, तो वो ज्यादा कुशल हो सकता है, सर ज्यादा ये जो हाई पारंगत हो सकता है। हाँ। हेलो हाँ। सर, ये तोलजियम सिस्टम है जो वकीलों का है, तो ये भी तो इसमें ही आएगा। हाँ, कह सकते हैं, पैतृक व्यवसाय कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जाति व्यवस्था है, गांधी जी इसको वंशानुगत मानते हैं, कि ये वंशानुगत है, ये वंश के आधार पे है। और इसके साथ ही गांधी जी सामाजिक विषमताओं का विरोध भी करते हैं। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन गांधी जी का कहना है कि जो अछूत वाला सिस्टम है समाज में, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसको उसका सम्मान देना चाहिए। ये तो एक श्रम विभाजन प्रणाली है। अगर हर श्रम का समाज के निर्माण में, समाज की व्यवस्था में उतना ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है। छूत प्रणाली या सामाजिक विषमता का विरोध करते थे गांधी जी। इस मामले में प्रोग्रेसिव थे। सामाजिक विषमता का विरोध, समाज में क्या होना चाहिए? सब क्षमता लोग होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे, आप लोगों को मोटी मोटी समझ मिल गई है। अगर परीक्षा में इससे सवाल आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। प्रकृति को लेकर के गांधी जी के विचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे सवाल पूछ सकता है। पर्यावरण वाली जब क्लास चली थी, इन्वायरमेंट वाली क्लास चली थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गांधी जी का पर्यावरण को लेकर के क्या योगदान था, क्या स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। गांधी जी जो है वो मार्क्स की तरह मानववादी विचारक नहीं है। मार्क्स मानववादी विचारक है। मानववादी विचारक का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मानववादी विचारक का मतलब कि जिसके केंद्र में मानव हो। सर जो मानवीय मूल्य तो स्थापित करें। ठीक है। इसके बरक्स गांधी जी जो सर थे, जो केवल मानव का हित देखे। गांधी जी जो थे वो मानवतावादी थे। मानवतावादी का मतलब होता है कि मानवेतर, मानव का तो रखना ही रखना है, मानवेतर प्राणियों का भी रखना, जिसमें प्रकृति, पेड़ पौधे, ये सारे आ जाएंगे। तो इस मामले में गांधी जी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव। इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल सिस्टम के बहुत बड़े थिंकर हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वर्तमान में पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाना है, तो आपको बस गांधी जी के कदमों पे चलना चाहिए। गांधी जी ने जो कहा है वो करना चाहिए। इससे पर्यावरण की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ठीक है। तो प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के गांधी जी क्या सोचते थे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मानवेतर प्राणियों को भी, मानवेतर प्राणियों के प्रति भी क्या होना, उनके प्रति भी उनकी चिंता करना, उनका भी ख्याल रखना। ठीक है।
तो गांधी जी प्रकृति का क्या करते थे? प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति के पक्षधर थे, अगर आप कहना चाहें तो प्रकृति के पक्षधर थे। गांधी जी का मानना था कि प्रकृति हमारी जरूरतें तो पूरी कर सकती है, हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, किंतु हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, ये कब कहा गांधी जी ने? जब व्यक्ति अपने लालच की पूर्ति के लिए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा था, तब गांधी जी ने कहा कि प्रकृति हमारी जरूरतें, हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु किसका नहीं कर सकती? लालच का। लालच का। ठीक है, कर सकती है किंतु लालच का नहीं। ये गांधी जी ने बोला था इसके बारे में। गांधी जी का मानना था कि औद्योगिकरण और पूंजीवाद की बजाय अगर हम स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बल दें तो प्रकृति के लिए और लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। ठीक है, इससे समाज का विकास हो सकता है। तो स्वावलंबी, स्वावलंबी का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। प्राचीन जी। काल से ही भारत के जो गांव थे वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे हैं, उन्हें किसी चीज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, वो अपनी जरूरत की चीजें खुद ही उत्पादित करते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो स्वावलंबन का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी का बहुत है। वो युवाओं से भी यही कहते थे कि आपको शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्वावलंबी बनाए आपको। स्वावलंबी बनाने का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर भारत, रेजिलियंस इंडिया जो चल रहा है इस समय, तो वो गांधी जी का ही सपना है, वो गांधी जी का ही सपना है, गांधी जी का ही दर्शन है वो। तो स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये गांधी जी का ही ड्रीम था, गांधी जी का ही सपना था। ठीक है, तो इस मामले में आप लोग देखें तो गांधी जी औद्योगिकरण और पूंजीवाद के क्या है, नहीं समर्थन करते उतना, स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था करते हैं। मार्क्स भी यही कहते हैं कि हाँ पूंजीवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था को लेकर के गांधी और मार्क्स लगभग लगभग एक ही तरह का सोचते थे। सर इसमें पंचायती राज सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी बता रहा हूँ ना, अर्थव्यवस्था में बताएंगे इसको। अर्थव्यवस्था वाले मुद्दे पे गांधी जी का क्या सोचना था? सर्वोदय का सिद्धांत था, सभी का उदय हो। ठीक है, सर्वोदय का सिद्धांत एक तरह से समाजवाद का ही सिद्धांत है कि सभी लोग बराबर हो। गांधी जी यहाँ कहते थे कि, यहाँ तक कहते थे कि जो काम नहीं करता है उसको खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वही ये तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद मौन है। मौन है। तो जो काम नहीं करता उसे खाने का अधिकार नहीं है। तो जिन लोगों ने आज काम नहीं किया वो लोग आज रात में खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, उसे खाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट था, अर्थव्यवस्था उसके हिसाब से निर्धारित नहीं होनी चाहिए, ये मार्क्स भी कहते थे और गांधी जी भी यही कह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मांग और आपूर्ति की, डिमांड और सप्लाई की जो यांत्रिक प्रणाली है ये क्या करती है? बाजार को निर्धारित करती है। इसके आधार पर श्रम के मूल्य का निर्धारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल्कि श्रम के मूल्य का निर्धारण न्याय संगत होना चाहिए, न्याय के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मार्क्स ने बोला था कि मांग और आपूर्ति के बजाय जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, तो वो ज्यादा सही है। न्याय संगत, न्याय के आधार पर कहने का मतलब गांधी जी का लगभग वही कहना है। ठीक है, बल्कि न्याय के आधार पर होना चाहिए। कल चूंकि आप लोग डिटेल में बताया था ये वाली चीज, इसलिए आप लोग समझ रहे हैं, इस चीज को ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। सर राज्य आपूर्ति के बाद क्या? आपूर्ति यांत्रिक प्रणाली, जो मांग और पूर्ति की, मांग व आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई की जो एक मैकेनिज्म है, जो एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है जो क्रिएट किया जाता है, नेचुरल नहीं है,
जो पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के आधार पर, उसके आधार पर चीजों का रेट तय करना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? अगर किसी कोई वस्तु जो होता है वो बुनियादी आवश्यकता में आती है तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए, उसका रेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका मूल्य इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि एक आम व्यक्ति पैसे की वजह से उस वस्तु का उपभोग करने से वंचित रह जाए। ये ठीक बात नहीं है, इसको मार्क्स भी मानते थे और इसको गांधी जी भी मानते थे। ठीक है, राज्य को लेकर के गांधी जी के क्या विचार थे? राज्य के मामले में, स्टेट के मामले में गांधी जी का मानना यह था, राम राज्य सुना आप लोगों ने? जी यस सर। जी यस सर। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब होता है कि राज्य की शक्ति कम हो। जो संविधान यस में सर। फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, पार्ट 3, वो फंडामेंटल राइट क्या है? भाग 3 क्या है? भाग 3 यही कहता है कि ये फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों की सुरक्षा करता है, राज्य से, स्टेट से सुरक्षा करता है। क्योंकि जहां राज्य का कॉन्सेप्ट होता है तो राज्य अपने आप में ही शक्तिशाली होता है। राज्य अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस रखता है, आर्मी रखता है और भी बहुत सारे तंत्र रखता है। इसके सामने बौना कौन साबित होता है? जो नागरिक होता है, जो व्यक्ति होता है। राम राज्य में जो राज्य की शक्ति होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगा। कम कम होगी। होगी। कम होगी। पुलिस का हस्तक्षेप कम होगा। ठीक है, लोकतंत्र होना चाहिए और विकेंद्रीकरण। जब आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बल देंगे तो क्या हुआ? पंचायती राज सिस्टम को बल देना, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बल देना, सत्ता का हस्तांतरण करना। तो विकेंद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी जी का ही कॉन्सेप्ट माना जाता है, गांधी जी से ही प्रभावित माना जाता है। और लोक कल्याणकारी राज की भूमिका, राज क्या करेगा? लोक कल्याण करेगा, ऐसी नीतियां अपनाएगा जिससे समाज के कमजोर लोगों को ध्यान में रख के करे, जिससे समाज के कमजोर लोग मूलभूत सुविधाओं को पाने से वंचित ना रह जाएं। ऐसी सिस्टम को अपनाना लोक कल्याणकारी राज की भूमिका होती है। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज, जब ये 4 चीजें आ जाएं तो राम राज्य वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं राम राज्य का मतलब क्या होता है? सर जी सर। लोकतंत्र क्या लिखे हैं? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होना हाँ। चाहिए, जनता उसके का नीचे क्या लिखे हैं? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। हो गया? यहां तक आगे बढ़े? जी सर। अब गांधी जी का एक लास्ट समझते हैं। गांधी जी के विचार तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिससे सवाल आने की संभावना है, उस लिहाज से देखें तो ये लास्ट है। बाकी गांधी जी को 1 घंटे में समझना आसान काम थोड़े है। गांधी जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो गांधी जी पे कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो आप कर ना पाए। धर्म को लेकर के, धर्म और राजनीति को लेकर के गांधी जी क्या सोचते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि धर्म को लेकर के मार्क्स क्या सोचते थे, कल आप लोगों को बताया था। मार्क्स ने क्या कहा था? धर्म का अफीम। अफीम है सर ये। कार में अफीम का नशा। धर्म में अफीम है। ठीक है, मैकियावेली का नाम सुना आप लोगों ने? मैकियावेली ने कहा था सबसे पहले 16वीं शताब्दी में कि धर्म को राजनीति से दूर होना चाहिए। धर्म को राजनीति से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने तो दूर और पास की बात ही नहीं कही। उसने कहा कि धर्म जो होता है वो अफीम होता है। ये क्या कर देता है? धर्म अफीम है, अफीम के समान है, इसलिए त्याज्य है। गांधी जी क्या धर्म को लेकर के क्या सोचते हैं? गांधी जी के जो विचार हैं धर्म को लेकर के, उसके लिए उन्होंने 2 संदर्भों का प्रयोग किया है जिसको आपको समझना चाहिए।
दो संदर्भों में गांधी जी ने धर्म का उपयोग किया है, जिसमें से पहला मतलब ये होता है मजहब के रूप में या पंथ के रूप में। तो मजहब या पंथ के रूप में उन्होंने धर्म का प्रयोग किया है कुछ संदर्भों में, और कुछ संदर्भों में धर्म का मतलब स्व कर्तव्य के पालन से है, खुद के कर्तव्यों के पालन से है। ठीक है, आपका कर्तव्य क्या है उसके पालन को करना। आप लोग साहित्य के स्टूडेंट है, तुलसीदास रामचरितमानस याद कर पा रहे होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो परहित दूसरों की भलाई से बढ़ करके, दूसरों के हित से बढ़ करके बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो परहित का मतलब जो आपका कर्तव्य है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, तो यहाँ पे परहित को धर्म का संज्ञा दिया गया। तो ये स्व कर्तव्य की जो बात है उसी की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी। तो धर्म का मतलब केवल मजहब ही नहीं होता है, बल्कि धर्म का मतलब कि आपका धर्म क्या कहता है, एक स्टूडेंट का धर्म क्या होता है, एक पत्नी का धर्म क्या होता है, एक पति का धर्म क्या होता है, एक पिता का धर्म क्या होता है, एक देश का जो नागरिक है उसका क्या धर्म होता है देश के प्रति। ठीक है, तो धर्म का मतलब ये हुआ कि आपकी जो मूल प्रकृति है, जो आप इंसान का धर्म क्या है, इंसानियत, हैवानियत नहीं। इंसान है तो इंसान की तरह रहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो मूल प्रकृति, जैसे अग्नि का धर्म क्या है, गर्माहट देना। पानी का धर्म क्या है, शीतलता प्रदान करना। तो दो संदर्भों में गांधी जी करते हैं, एक तो वही मजहब वाला धर्म और दूसरा स्वकर्तव्य, जो आपकी मूल प्रकृति है वो वाला धर्म। राजनीति को लेकर के गांधी जी कहते हैं कि जो नेता हैं हमारे, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वो स्वार्थ से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करें। ठीक है, तो स्वार्थ से मुक्त होकर के केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना ही एक राजनेता का लक्षण है। जब कोई भी राजनेता अपने पद ग्रहण करता है तो उसको जो शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें यही दिलाया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, संविधान की रक्षा करेगा, संविधान का पालन करेगा। ठीक है, संविधान का जो महत्व उसको अक्षुण्य बनाए रखेगा। तो स्वार्थ से मुक्त रहना है, और क्या करना है, आपका जो दायित्व है, आपका जो कर्तव्य है उसका पालन करना है। एक राजनेता के लिए जो गांधी जी ने बोला है, अपना कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, गांधी जी ने बोला था कि सर्वधर्म समभाव, इस वाले आइडियोलॉजी पे विचार रखते थे, सभी धर्मों के लिए समभाव, समान रूप से भाव रखना, सर्वधर्म समभाव, जिसे भारत ने अपनाया है। भारत सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का जो भारतीय अर्थ है वो यही है कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना, सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, तो धर्मों को लेकर के जो गांधी जी की सोच थी वो प्रोग्रेसिव सोच कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने समझा कि गांधी जी के जो दर्शन था, जीवन और जगत को देखने का जो उनका नजरिया था वो कैसा था। गांधी जी समाज के बारे में क्या सोचते थे, जाति के बारे में क्या सोचते थे, गांधी जी किन संदर्भों में मार्क्स और अंबेडकर से विरोध करते थे, अंतर विरोध था उनको लेकर के। तो गांधीवाद से रिलेटेड इसी तरह के कुछ सवाल आएंगे आप लोगों की परीक्षा में, अगर आप अच्छे से समझे हुए हैं तो उसको कर पाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने दिया था तो उसमें कुछ सवाल इस पे था, गांधीवाद पे, आप लोगों ने देखा होगा उसको, और आप लोग सॉल्व करेंगे तब वो सारे सवाल आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद था। तो अहिंसा वाले मुद्दे पे था, नो सर। नहीं था। नहीं करुणा सर। वाले मुद्दे पे नहीं था। लोकतंत्र नहीं वाले सर। मुद्दे पे नहीं था। तो बचा क्या, अलग वो मत। अलग 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 तो ये अब सवाल, ये सारे क्वेश्चन अब आराम से कर पाएंगे। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, और जब गांधी, आपने देखा कि जाति व्यवस्था को लेकर के गांधी जी के कितने विचार जो थे किस तरह के थे। तो जब ये वंशानुगत है और हिंदू धर्म ही खतरे में आ जाएगा, तो अम्बेडकर ने कहा कि फिर तो अब त्यागना ही पड़ेगा हिंदू धर्म को, क्योंकि मैं हिंदू और अछूत एक साथ तो रह नहीं सकता हूँ।
ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी ने पृथक निर्वाचन की मांग किया था कि दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाए। 1857 के बाद अंग्रेज लगातार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देना, सिखों को पृथक निर्वाचन देना, दलितों को पृथक, ताकि समाज कई धड़ों में बट जाए, एकजुटता ना आए। गांधी जी का मानना यह था कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, हिंदू धर्म टूट जाएगा, ये वाली स्थिति आ जाएगी। तो गांधी जी किसी भी हालत में अम्बेडकर के पृथक निर्वाचन मत को देना नहीं चाहते थे, ठीक है, सेपरेट वोटिंग सिस्टम। और इसके लिए उन्होंने आंदोलन कर दिया। फिर अंततः गांधी जी और अम्बेडकर में पूना पैक्ट हुआ जो 1932 में हुआ। तो वो क्वेश्चन उसी से है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी है, आप लोग कर पाएंगे जो किया है। पुनर्जागरण में क्या होता है आप लोगों को पता ही है, कल बताया गया था। मार्क्सवादी दर्शन पे वही सवाल आ रहे हैं, ठीक है। आदिवासी दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, ये मैं आपको करवा दूंगा। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी, किस वाले में थी, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है ये चीज? यस सर। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि गांधीहीन समाज। 3-4 आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मार्क्स और अंबेडकर में, मार्क्स जो थे वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझ पाए थे, क्योंकि मार्क्स जर्मनी और इंग्लैंड, जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी में जाति व्यवस्था उस कदर से थी नहीं जिस तरह से भारत में थी। तो वर्ग की समस्या को मार्क्स प्रमुख समस्या मानते थे, वर्ग संघर्ष की बात करते थे। अंबेडकर ने जाति की समस्या को माना और उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा, जाति प्रथा का उन्मूलन। और आपने देखा कि आर्थिक स्ट्रक्चर में कैसे जो जाति वाले मुद्दे हैं वो समाधान उनका नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है।